बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, आज 6 नवंबर है। हमास और इसराइल के दरमियान लड़ाई को तकरीबन एक माह गुजर गया है। इस वक्त गजा और मिडिल ईस्ट की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? देखें, सूरत हाल तो बड़ी खौफनाक है, भयानक है। इस वक्त इस वीडियो में जो है वो गजा की सूरत हाल, लबनान वाली साइड पे क्या चल रहा है, उस तफसील से आने से पहले बहुत ही अहम और बड़ी खबर वो तालिबान और ईरानियन इंटेलिजेंस ने एक बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन किया और एक बड़ा भयानक और खौफनाक मंसूबा था इसराइल का, जिसको नाकाम बनाया। और ये किस लिए इम्पोर्टेंट है, जी। इसकी टाइमिंग बहुत अहम है। जो मकाम है जहाँ पर ये मंसूबा बनाया जा रहा था, और फिर कॉपरेशन होना तालिबान और ईरानियन इंटेलिजेंस के दरमियान, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सही। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें फ़लस्तीनियों की हिमायत में जो खड़े हैं लोग, उसमें ईरान सरे फहरिस्त है। सही। और अगर उसकी अटेंशन डिवाइड हो जाती है और एक और मुस्लिम मुल्क अफ़गानिस्तान के साथ, और वहाँ पर सिटिंग जो तालिबान गवर्नमेंट है उनके साथ उनकी बदएतमादी पैदा हो जाती है, उनकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, तो फिर उसका जो फ़लस्तीनी कॉज है उसको बड़ा नुकसान होगा। और तालिबान ने बड़ा बर वक्त ये काम किया ईरानी इंटेलिजेंस के साथ मिलकर। राइट। मकाम एग्जैक्टली नहीं बताया गया, लेकिन अब ये कंफर्म हो गया है कि जो ईस्टर्न ईरान है, मशरकी ईरान है, बॉर्डर आपको पता है कि ईरान का एक तवील बॉर्डर मिलता है अफगानिस्तान के साथ। जी। वो मशहद से लेकर और फिर पाकिस्तानी इलाके तक, जहाँ पर जाकर पाकिस्तान से जाकर जुड़ता है अफगानिस्तान का इलाका, वहाँ तक जो ईरानियन साइड ऑफ बलूचिस्तान है, जाहिदान का एरिया, जी। ये तमाम एरियाज मिलते हैं। अब एग्जैक्टली किस मकाम पर ये हो रहा था ये डिस्क्लोज नहीं किया गया, लेकिन मुसाद के एजेंट्स को इन दोनों मुल्कों की जो इंटेलिजेंस है, तालिबान ने और ईरानियन इंटेलिजेंस ने मिलकर अफगानिस्तान की साइड पर पकड़ा है। राइट। और ये कर क्या रहे थे? तीनों की नेशनैलिटी ईरानियन है। अच्छा। जो मोसाद के लिए काम कर रहे थे, ईरानियन नेशनैलिटी है उनकी, ईरान के रहने वाले, उनके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स और हर चीज़ मौजूद है, लेकिन ऑपरेट कर रहे थे ये अफगानिस्तान की सॉइल से, सही। और काम कर रहे थे ये मोसाद के। इनके तमाम ट्रेसेस जो है वो भी पकड़े गए। और इनका मंसूबा ये था कि इन्होंने ड्रोन अफगान सरजमीन से उड़ाने थे, और ये सुसाइड ड्रोन्स थे। यानी अच्छा। ये एक तो होता है ना आपका कि जिस तरह इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए जाते हैं, उसके लिए इनका मकसद ये नहीं था कि ये जाएंगे और फिर वापस भी आ जाएंगे। राइट। ये इन्होंने जाना था, और ये खुदकुश ड्रोन्स जो हैं, अब इन्होंने किस किस्म का मवाद लेकर जाना था एग्जैक्टली अगर आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना डीप डाउन इनसाइड ईरान ये जा सकते हैं। ईरान की जो मिलिट्री प्रेजेंस है वो अफगानिस्तान के बॉर्डर पर, या उनके जो मिलिट्री बेसिस समझ लें, उनके पास जो एसेट्स हैं, ईरान के मिलिट्री एसेट्स, वो अफगानिस्तान के बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा है। सही। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर 20 साल अमेरिका और अमेरिका के इत्तहादी ऑपरेट करते रहे हैं अफगानिस्तान में। और वहाँ से ईरान के साथ आपको पता है कि उनका किस किस्म के इख्तलाफात हैं हम्म। और किस किस्म की लड़ाई है। तो ईरान को ज़ाहिर है कि हमेशा ये खदशा रहा कि कोई अटैक इस साइड से भी हो सकता है, कुछ और भी हो राइट। सकता है, तो उन्होंने अपनी प्रेजेंस बहुत रखी हुई थी। अब हम्म। क्वेश्चन ये है कि उन्होंने क्या अटैक जो है वो किसी मिलिट्री टारगेट को करना था, सिविलियन टारगेट को करना था, या फिर किसी ऐसी जगह पर अटैक होता अफगानिस्तान के सॉइल से जो कि ईरान के रहने वालों के मजहबी जज्बात को भड़का देता, अच्छा। क्योंकि मशहद यहाँ पर शामिल है, सही। दीगर इलाके शामिल हैं। बिल्कुल सही। उस सूरत में पूरे ईरान में आपको पता है कि एक फोकस शिफ्ट होकर अफगानिस्तान की तरफ हो जाता है, और लड़ाई की एक सूरत हाल ही और हो जाती है। लेकिन बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ये ऑपरेशन, और पता ये चल रहा है कि ये जो 3 बंदे हैं इनको कोई जॉइंट इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, और इनसे मजीद जो ट्रेसेस हैं और जो लिंक्स हैं वो निकाले जा रहे हैं। तो ये तो एक बड़ी लेटेस्ट जो है डेवलपमेंट अब से चंद घंटे पहले की है। और हिजबुल्लाह ने जो किया है, और हिजबुल्लाह के जो जनरल सेक्रेटरी हैं हसन नसरुल्लाह, उनका जो खिताब हुआ उसके ऊपर हम अलग से बात नहीं कर सकते, तो पोर्शन उसका जो है वो मैं टच करूंगा हम्म। कि एग्जैक्टली हिजबुल्लाह क्या कर रही है, और क्यों उन्होंने एक ओपन, जिस तरह एक क्लियर फौरी तौर के ऊपर जंग का ऐलान जंग नहीं का किया। ऐलान क्यों नहीं किया, उसकी मुमकिन वजूहत क्या हो सकते हैं। कुछ लोगों से बात भी हुई है, वो क्या कह रहे हैं। हम्म। पहले मेरा ख्याल है कि वो एटमी जो हाँ, जो धमकी, धमकी दी है इसराइल ने, उसकी तरफ आ जाते हैं, फिर गजा की सूरत हाल की तरफ, और फिर बड़ी हैरान हिजबुल्लाह। कुन चीज़ है। अच्छा देखिए, वो बेसिकली जो है ना, जो जिस मिनिस्टर ने ये धमकी दी है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देंगे हम्म। गजा पे, आ, अच्छा उसको शायद पता ही नहीं है कि न्यूक्लियर बॉम्ब क्या होता है।
इसराइल जो है, इसराइल एग्जिस्ट करता है फलस्तीन में। एब्सोल्युटली। बेसिकली 3 फलस्तीन बार ही कब्जा का किया, कब्जा करके उसका नाम इन्होंने इसराइल रख लिया। और उसी में है ये गजा की पट्टी, और ये है 12 किलोमीटर चौड़ी हम्म एट लाइक मैक्सिमम, 42 किलोमीटर लंबी है। हम्म और यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब, अच्छा मैं 2-3 चीज़ें इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक ये कि आप न्यूक्लियर बॉम्ब जब गिराते हैं तो उसकी जो तबाही है, उसके असरात, पहली बात तो ये कि आप खुद पे गिरा रहे हैं, दूसरी जी। बात ये है कि फिर आपके पास कोई, यानी कि ये जितनी भी मगरबी कुव्वतें हैं अंदर से तो ये फिर भी इनके साथ है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का, जहां पर इनके अपने यहाँ पब्लिक प्रेशर बहुत ज़्यादा बन जाता है। जी अभी ऑलरेडी वेस्ट में बहुत ज़्यादा बना हुआ है, बिल्कुल ऐसे ये ही कुछ लोगों को फारिग भी कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि जो इजरायली माइंड सेट है वो क्या है। 4,000 से जायद मासूम बेगुनाह बच्चे कम से ये मार चुके हैं, और आप है, अंदाज़ा शहीद लगाएं कर चुके हैं। जी ये शहीद कर चुके हैं। और उसमें इनका मौक़िफ़ पता है कि ये कह रहे हैं, जी जो बच्चों के मरने पे, यहाँ पे ज़रा दिल थाम के जिन लोगों के बच्चे हैं वो सुने, वो ये कह रहे हैं कि ये टाइम बॉम्ब्स हैं। इन्होंने चंद सालों के बाद बड़े होके हमारे ऊपर फटना था। ये इन्होंने हमारे, यानी एक तो आपने उनका कब्जा किया हुआ है, उनकी आपने ज़मीनें, पीपल नो द हिस्ट्री, तो आई डोंट नीड टू रिपीट। आप गासिब हैं, आप काबिज़ हैं, आप जारे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि हम इनको इसलिए मार रहे हैं क्योंकि इन्होंने बड़े होकर हम पर हमले करने थे। ये तो सूरत हाल है। अच्छा, वो जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, न्यूक्लियर जी बॉम्ब पहले तो उसका एक दायरा है ना, जी कि उसने जो तबाही मचानी है, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकली जेनोसाइड, जिस तरह सफ़े हस्ती से मिटा देना। हम्म दूसरी बात ये कि वो जो साहब है उनको ये पता ही नहीं है कि न्यूक्लियर बॉम्ब क्या होता है। न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो आबी हयात मेडिटेरेनियन बहिरा रूम के साइड पे ख़त्म करते हैं। सही। वहाँ जो इकोसिस्टम है वो तबाह हो जाएगा। उसके बाद जो 12 किलोमीटर की पट्टी है उसमें ये तबाही महदूद नहीं रहेगी। ताबकारी के असरात जो हैं वो पूरे इसराइल के ऊपर, जो फ़लस्तीन है बेसिकली, जी जिसके ऊपर कब्जा किया हुआ है, उस पर आएंगे। जो इनके अपने सेटलर्स बिठाए हुए हैं फेंस के दूसरी तरफ, उन पर आएंगे। उसके बाद जिस वक्त एटमी धमाका होता है ना, हम्म वो उससे उससे जो बेसिकली जो गुबार उठता है, जिस तरह बम बॉम्ब के इम्पैक्ट के साथ वो आता है। जिन लोगों ने इसको स्टडी किया है, जो इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं, मैंने कुछ स्टडीज़ पढ़ी हैं, वो फिर गुबार जो उससे उठने वाला है, जो उसका इम्पैक्ट आने के बाद, वो जाकर कशिश शकल के दायरे से इतना बुलंद जाता है कि उससे ऊपर जाकर मुअल्लिक हो जाता है हवा, वो नीचे नहीं आता। वो डस्ट सेटल होने में कई साल लगते हैं। हम्म सूरज की शुआएं उसके इर्द गिर्द के एरिया के ऊपर गिरना बंद हो जाती है। तो इसराइल बेसिकली वो बंदा ये कह रहा है कि हम अपने ही मुल्क में एटम बम चलाएंगे, और यहाँ पर ऊपर ये हो जाएगा, हमारे अपने यहाँ अनाज उगना बंद हो जाएगा, हम्म ताबकारी होगी, कई दिहाइयों तक लूले लगड़े बच्चे पैदा होंगे इनके अपने, ये अगर ये करेंगे तो वो तो बिल्कुल ही, जिसे कहते हैं ना कि पागलपन अहमकाना बात है। सूरत हाल इस वक्त क्या चल रही है उसको ज़रा क्विकली देख लेते हैं, और फिर हमास वाले मामले पर आते हैं, क्योंकि हमास वाला मामला बहुत अहम है और कुछ सवालात उसमें बहुत अहम। राइट। इस वक्त जो सूरत हाल है, पहली बात आप फ्रंट ये है कि तकरीबन 300 यूएस रेजिडेंट्स, जो यूएस नेशनल्स हैं, उनको गजा से इवैक्यूएट कर लिया गया। वो राइट। फंसे हुए थे। नेतन्याहू ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया है किसी भी किस्म के सीज फायर को। एक चीज़ अपने जहन में रखिएगा कि इसराइल इस वक्त अपनी जो लोग मारे जा रहे हैं ना, और जो उनके फौजी मारे जा रहे हैं, जो उनका नुकसान हो रहा है, उसको अंडर रिपोर्ट कर रहा है। एक तो फाइनेंशियल लॉसेस है, दूसरा जो है वो उनके जो इंसानी जानों का, उनके सोल्जर्स का नुकसान हो रहा है। फाइनेंशियल लॉसेस का आप सिर्फ इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि वो जो आयरन डोम, सबने देखा है कि आयरन डोम जी उनके पास है, उसकी कोई 8 बैटरीज हैं, और हर बैटरी में जो है वो 8-10 बैटरीज हैं जो ऑपरेशनल है इस वक्त, और हर बैटरी में 70 से 80 इंटरसेप्टर्स होते हैं, इंटरसेप्टर मिसाइल्स, के वहाँ से कोई भी रॉकेट आ रहा है, मिसाइल आ रहा है, उसको इंटरसेप्ट करने के लिए वो जो है एक मिसाइल फायर करता है, इंटरसेप्टर फायर करता है, जो उसको फिजा में तबाह कर देता है। राइट। उस एक इंटरसेप्टर की कॉस्ट जो है वो मिनिमम जो है वो $60,000 है। सही। और हमास के एक रॉकेट की प्राइस पता है कितनी है? $300। नो कंपैरिजन।
$300 या फॉर दैट मैटर जो रॉकेट लबनान से फायर होते हैं, लबनान के पास 1,20,000 से 80-90 हज़ार 1,50,000 में बना लेते हैं। 50,000 के दरमियान जो है वो डॉलर की कैलकुलेशन आपकी अच्छी है। पाकिस्तानी नहीं, आप उनका सोचें। $300 का, मैं तो इधर हाँ, की बताऊंगा ना। हाँ, तो $300 का जो है वो वहां से फायर करते हैं रॉकेट, और इधर से इनका 60,000 का एक इंटरसेप्टर। और ये अब वीडियोस आ रही हैं कि उनके अपने जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स है ना, जो कभी इससे पहले नहीं देखा गया, उनके शार्पनर्स जो हैं, उनके जो टुकड़े जी। हैं, या वो कहीं एक तो गलत जगह पर गिर रहे हैं, इसराइल के अंदर ही गिर रहे हैं इंटरसेप्ट किए बगैर। दूसरा, उनके टुकड़ों से, अब एक मोटरसाइकिल वाले की एक वीडियो आई हुई थी, मोटरसाइकिल वाले को जाकर लगा और वहां पर अपना इसराइली शहरी जो है वो उसमें मारा गया। ये फर्स्ट टाइम ऐसा इंसिडेंट हुआ। सही। एक तो ये हो रहा है। दूसरा ये कि जो आयरन डोम है वो रॉकेट्स के लिए, लो ट्रैजेक्टरी के और क्रूज मिसाइल्स के लिए बड़ा इफेक्टिव है। ये सबको मालूम है कि किसी भी जो न्यूक्लियर थ्रेट जिस वक्त आप कर रहे हैं, अगर आप इन अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है, हो सकता है कोई और भी अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर हो। सही। आप तो ये कह रहे हैं ना, कह रहे हैं कि आप डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर तो नहीं है। जो हाई ट्रैजेक्टरी पे फायर होने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उसके लिए आयरन डोम इफेक्टिव नहीं है। राइट। तो कौन कौन से मुल्क हैं जिनके पास हाई ट्रैजेक्टरी जो यहाँ पर इसराइल को हिट कर सकते हैं, और अगर खास तौर पर शाम की साइड से आकर हिट करते हैं, गोलान हाइट्स की साइड से हिट करते हैं, या फिर जो अब मिसाइल अटैक्स के बारे में हिजबुल्लाह की तरफ से चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, अब एक तकरीबन 1.5 मिलियन, 15 लाख लोग गजा में इंटरनली डिस्प्लेस हो चुके हैं। आप अंदाजा लगाइए कितना बड़ा क्राइसिस क्रिएट हो गया। लोग जो हैं वो ज़ाहिर है कि जब अपने घर से निकलते हैं तो उनके पास खाने पीने की अशिया नहीं होती, उनके पास उनके सोने का, रहने का कोई बंदोबस्त नहीं होता। फिर ये जिस किस्म की बम्बार्डमेंट हो रही है, इतना सा इलाका है, 20 लाख से ज़ायद लोग वहाँ पर रहते हैं। वहाँ के जो सीवरेज सिस्टम है वो तबाह हो चुका है, गटर जो है वो उबल रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं। अदरवाइज एक तो लोगों को मार रहे हैं। जबालिया कैंप पर फिर हमला हुआ है, फ्रेश हमला, और उसका मकसद यही है कि इन सबको भगा के सराय सीना की तरफ धकेल दिया जाए और इनका बंदोबस्त वहां पर कर दिया जाए, हमेशा हमेशा के लिए इनसे जान छुड़ाई जाए। ये है वो मंसूबा जिसके लिए अब जो कहानी के लिए दिखाने के लिए सिर्फ जो है वो इन्होंने किया, यह है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन उन्होंने दौरा किया इसराइल का। इसराइल CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स भी पहुंचे हुए। अच्छा। और इनका मकसद जो है वो सीज फायर इंश्योर करना नहीं, वो अपने टारगेट्स के लिए ये सारी कहानी कर रहे हैं कि जनाब इसराइल फलां कह रहा है। नेतन्याहू ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। वो कहता है कि पहले आपके पास जो हमारे कैदी हैं उनको छोड़ दो। प्रैक्टिकली इस वक्त इसराइली फोर्सेस वो गजा का मुहासरा, गजा शहर का मुहासरा कर चुके हैं। और ये कहा जा रहा है कि 2005 के बाद पहली मरतबा इसराइल इतना डीप इनसाइड गजा आया है। 2005 के बाद से वो कभी गजा में इस मकाम तक नहीं पहुंचा जहां पर वो पहुंच चुका है। और इस वक्त बड़ा डिसाइसिव टाइम है, ये वहां पर आएंगे, लेकिन अभी तक इन्होंने वो जो टनल्स हैं, सुरंगें हैं, वहां पर घुसने की कोशिश नहीं की। सही। वहां पर वो नहीं घुसे। अब ये ट्रिकी मामला है कि उनके जो कैदी हैं वो कहाँ पर मौजूद हैं। वो हमास के पास एक बड़ी बार्गेनिंग चिप भी है, लेकिन अभी इसने इवेंट्स ने अनफोल्ड होना है और डिफरेंटली अनफोल्ड होना है। मजीद मैं कुछ खबरें रख दूँ आपके सामने, फिर हम उस मामले पर आ जाते हैं। जो हिजबुल्लाह का मामला है वो बहुत अहम है। इसमें जो है वो एक तो नेतन्याहू ने ये कर दिया, महमूद अब्बास की मुलाकात हुई जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट है एंटनी ब्लिंकन के साथ, उसमें भी कोई नतीजा जो है वो नहीं निकला। उसके अलावा जो है वो इस वक्त हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक्स, उनके ऊपर मैं सेपरेटली क्योंकि बात करनी है। जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं वो गए तुर्की, और तुर्की जहां उन्होंने लैंड करना था उस एयरपोर्ट के ऊपर तुर्क शहरियों ने हमले कर, और अपने शहरियों के ऊपर फिर उनको हटाने के लिए, ज़ाहिर है कि इंटरनेशनली तो आप ये बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर सकते ना, उनके ऊपर फिर कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, उनके ऊपर टीयर गैस भी, शेलिंग जो है वो भी की गई है, ताकि और फिर ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का आ रहा है, इस वक्त बिल्कुल बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वो क्रिएट हो गया है।
इसके अलावा ये मेन जो है वो इस वक्त सूरत हाल यही है। इराक में जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इराक में अमेरिका का पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सफारत खाना इराक में, दूसरे नंबर पे इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान में। लेकिन जो तादाद है उनके लिए वहां पर काम करने वालों की, अब पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है, इराक में कम है। कंपाउंडर उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ा सफारत खाना है वहां पर। जो ईरानी बैक्ड मिलिशियाज है, कताइब हिजबुल्लाह, कताइब सैयदुश्शहदा, एक तो 7 अक्टूबर के बाद से इन्होंने हमले शुरू कर दिए थे अलैन और दीगर जिन बेसिस के ऊपर अमरीकी सोल्जर्स मौजूद हैं। अब इन्होंने डायरेक्टली थ्रेट करना शुरू कर दिया है यूएस एम्बेसी इन इराक कि इसे खाली करें और यहाँ से जाएं। अच्छा, इराकी गवर्नमेंट जो है और उसके स्पोक्स पर्सन वो उसको ओन नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि नहीं ये हमारा वो नहीं है। लेकिन इराकी पार्लियामेंट जो है उसने रेजोल्यूशन पास किया कि फिल फॉर अमरीकी अपने यहाँ पर जो अड्डे या प्रेजेंस है उसको खाली करें और जाए, और इराकी एम्बेसी जो है इराक में जो अमरीकी एम्बेसी है उसको खाली करें और वापस जाएं। अब ये सूरत हाल चल रही है और वहाँ पर उन्होंने अब ओपनली कताइब हिजबुल्लाह और इन्होंने अटैक्स करने की धमकी दे दी है कि अब हम एम्बेसी को भी अटैक करेंगे। दिस अगेन इज अ वेरी सीरियस डेवलपमेंट। अब आ जाते हैं जो मामला हिजबुल्लाह का है। हिजबुल्लाह के हवाले से उन्होंने तमाम जो फ्रंट्स हैं सदरन लबनान में, जनूबी लबनान में बॉर्डर जहाँ पर मिलता है शीबा फॉर्म और ये जो एरियाज हैं, यहाँ से तमाम फ्रंट्स खोलने का ऐलान कर दिया। ऑल आउट वॉर का मसला क्या है? फिल वक्त जो अमरीकी बहरी बेड़ है जी, दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर विद मोस्ट सोफिस्टिकेटेड फाइटर जेट्स और बरतानवी बेड़, वो वहाँ पर मेडिटेरेनियन में खड़े ही हिजबुल्लाह और लबनान के लिए। जो कंपोजिशन है वहाँ पर पॉपुलेशन की, उसमें 34-35% जो है वो शिया हैं, इसी तरह 33-34% सुन्नी पॉपुलेशन है, फिर उसमें जो है वो क्रिश्चियंस की बड़ी तादाद है, दीगर जो रिलीजन्स हैं उनके लोग रहते हैं। तो वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग उनके पास नंबर नहीं है। दूसरा ये कि वो स्टेट एक्टर नहीं है हिजबुल्लाह। अब हिजबुल्लाह के किसी भी एक्ट की वजह से लबनान के ऊपर अगर बमबारी शुरू हो जाती है तो उनको जस्टिफाई करना एक बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी ग्रोह के लिए अगर वो लड़ रहे हैं। उन्होंने अपने फ्रंट सारे खोल दिए और मसला उनका यह है कि उनके पास सब कुछ है, उनके पास एयर पावर नहीं है। अच्छा, और मिसाइल डिफेंस सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। अब कुछ इतलात ये आ रही हैं कि सीरिया के पास रशियन मेड बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम है जो F-16 तैयारों को भी शूट डाउन कर सकता है। अच्छा, F-35 के लिए भी डेंजर हो सकता है, लेकिन वो जाहिर है कि वो थोड़ा सा हाईली बहुत उसका F-16 के हवाले से तो है और रैप्टर्स के हवाले से। दूसरा वो जो मिसाइल है उसके लिए भी बड़ा इफेक्टिव, क्योंकि वो पैट्रियट का तकरीबन नेमोल बदल है। जो पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का, वो वैगनर ग्रुप ने जो रशिया का है उसने भी ऑफर किया है कि हम लबनान को दे रहे हैं, और ऐसी इतलात है कि सीरिया से भी वो यहाँ पर ट्रांसफर हो सकता है। एक तो ये एरियल उसका मसला है। दूसरा, हसन नसरुल्लाह ने जो खिताब किया था उस खिताब में 2-3 बातें थी बड़ी अंडर रिपोर्टेड बातें हैं। एक ये कि उन्होंने कहा कि ये जो पता यही चलता था कि इस खिताब से बिल्कुल पहले धमकी मिली बम्बार्डमेंट की और डायरेक्ट अटैक ऑन ईरान, एक ईरान के ऊपर, दूसरा लबनान में बैरूत के ऊपर उन्होंने कहा कि हम आएंगे और फ्लैट करेंगे। अब ये एक थ्रेट, और दूसरा जो अरब दुनिया है उसने हिजबुल्लाह को कहा कि आप इस लड़ाई में ना पड़े। अच्छा, अब कौन से अरब मुमालिक हैं एग्जैक्टली इसके हवाले वही से हो सकते हैं जिन्होंने तस्लीम किए, जी मोस्ट प्रोबेबली वही हो सकते हैं। और जो जो अभी यमन को भी अपनी फिजाई हदूद में इस्तेमाल कर रहे हैं, जरा बल्कि अमेरिका और उनसे कह रहे हैं कि हमें मिसाइल जिनके मुज़ाकरात चल रहे थे, हमें मजीद मिसाइल डिफेंस सिस्टम दें, हम जो हुसीज हैं उनके फायर किए हुए मिसाइल्स को रोकेंगे और लड़ते भी रहे उनसे। अब वो जो है एक तो उन्होंने किया। अब लबनान ने किया क्या है कि इसमें डायरेक्ट कूदने के बजाय उन्होंने फ्रंट बाकायदा एक्टिव कर दिया। इसराइल ने वहां पर कुछ अटैक्स किए साउथ लबनान की तरफ, और जवाब में बड़ा मिसाइल हमला जो है
वो 1 से ज़ायद आज रिपोर्ट हुए, पिछले 24 घंटों में रिपोर्ट हुए हैं। और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM के ज़रिए अटैक किया है। इसराइल कह रहा है कि सिविलियन मरे। लबनान में हिजबुल्लाह क्लेम कर रही है कि फौजी मरे। टैंक APC उस पर मौजूद फौजी मरे और ज़ख्मी हुए। अब जो इसराइलीज़ हैं वो अपनी थोड़ा सा नंबर जो है वो कम बता रहे हैं, अगरचे गज़ा के हवाले से उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि ये जो हमारी मूवमेंट है इसमें बड़ी एडवांसमेंट हुई है, बड़ी सक्सेस हुई है, लेकिन सच अ सक्सेस डज नॉट कम विदाउट लॉसेस, सो वी हैव लॉस्ट सेवरल डजन। जब आप सेवरल डजन कहते हैं ना कि कई दर्जन, अब वो सही। कई दर्जन जो है वो सैकड़ों होंगे। तकरीबन इसका मतलब ये 350 वैसे टोटल उनने माने हुए हैं शायद। नहीं, वो अब सिर्फ इस एनसर्कलमेंट की जी बात जी। कर रहा हूँ, हम्म। वो तो नंबर अलहदा है ना, हाँ, जिनका it's आप huge। जिनकी आप बात कर रहे हैं वो 7 अक्टूबर का नंबर है, 7 अक्टूबर के बाद का नंबर है। आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट Last 2 2 डेज। days। लास्ट 2 ठीक है। डेज में जब इन्होंने यहाँ पर घुसने के बाद एडवांसमेंट किया गाजा सिटी तक, जब तो ये जमीनी हमला कर अब उसमें मसला क्या आ रहा है? मसला ये आ रहा है कि वहां पर उन्होंने कम्युनिकेशन जो है वो ब्लॉक किया हुआ है। हिजबुल्लाह जो हमास है वो अफेक्ट नहीं होती, आपने उनका इंटरनेट बंद कर दिया, लाइट बंद कर दी, सब कुछ कर दिया, उनके पास हर चीज अपनी मौजूद है, उनके पास वो इसराइल के कम्युनिकेशन सिस्टम या इसराइल के उस पर दिए तो हुए चलते ही नहीं नहीं। चलते ना, कि एक बंदे ने दूसरे से राब्ता करना है तो इस तरह तो नहीं होता। उनके पास अपना कम्युनिकेशन सिस्टम मौजूद है। वहां पर जो इस वक्त नस्लकुशी कर रहा है इसराइल, उस पर पर्दा डालने के लिए कि उसकी खबर बाहर ना जाए, उन्होंने बंद किया हुआ है। लेकिन इतलात जो अभी तक आ चुकी हैं वो ये कि जब से ये गजा की तरफ इन्होंने मूवमेंट शुरू की है, ये आगे आते हैं, वो टनल्स में इनके पीछे से निकलते हैं और आकर फिर इनको जो है ट्रैप वो करके। जहन्नुम हासिल करते हैं। सही। तो ये इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन है जो चल रही है। लेट्स सी के आगे फिर इसने किस तरह अनफोल्ड होना है। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।